बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामिल सिद्दीकी एंड वेलकम टू क्रिकेट दीवाने यूट्यूब चैनल। वेल, पीएसएल 8 जो है बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है एंड उसकी बहुत अब एक तरीके से हाइप हम कह सकते हैं क्रिएट हुई है बहुत ज्यादा फैंस के बीच में। अभी पीएसएल का भी इसी हफ्ते रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हुआ है। उसमें जो फॉरेन प्लेयर्स अनअवेलेबल थे, फ्रेंचाइज ने उनकी रिप्लेसमेंट्स नहीं है, तो उन रिप्लेसमेंट पर हम बात करेंगे। एंड ओवरऑल जो 6 टीमें जो हैं उन सबके स्क्वाड्स का हम रिव्यू करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है उमैर भाई, ये हमारे रेगुलर एनालिस्ट, और उसी के साथ हमारे क्रिकेट दीवाने एक और मौजूद है, अदनान मतलूब, जो काफी अरसे बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड काफी मुझे खुशी भी हो रही है मुझे कुछ देखकर। सबसे पहले तो उमैर भाई और अदनान भाई, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम वालेकुम सलाम जामिल। सलाम। और माशाल्लाह आप? अदनान हाँ। अदनान अदनान आ जाए तो हमारा जो खून है ना वो डबल हो गया है। माशाल्लाह जो अपनी टीम के जो बंदे से आते हैं, जाहिर बात है वो भी ऑक्युपाइड होता है, हम समझते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टाइम निकालना। एक्चुअली हम ये सारा उनको बताना चाहते हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि यार जाहिर बात है हर इंसान की लाइफ में ना डिफरेंट चीजें होती हैं। कोई पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई और मामला आता है, तो उसमें ये सारी अपने पैशन को लेके चलना इट्स रियली नॉट इजी। एंड मैं हमेशा जामिन को, अदनान को, फखर यहाँ पे नहीं है, फखर का ओबियसली अपना चैनल भी शुरू से था, तो उसको भी मतलब ये कहने का मुझसे कि हम सारी ये टीम है तो हम सारे एक दूसरे को बैक करते हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह कोई हम में से कोई आगे करता है। अदनान का भी अपना चैनल भी है, फिर भी माशाल्लाह वो इस चैनल को, क्योंकि ये हम सब का चैनल है मिलके, तो हम मिलके ये चलाते हैं, तो जिसको जो जितना भी टाइम देता है हमारे लिए वो बहुत एक बड़ी एफर्ट है। मैं और जामिन तो लकी है हम लोग कि हम दोनों का इंटरेक्शन रेगुलर रहता ही है माशाल्लाह। लेकिन जब भी फखर या अदनान की अब एक गेस्ट अपीयरेंस होती है तो हमारा जो खून है ना वो डबल हो जाता है। उमैर भाई थैंक यू उमर भाई, थैंक यू जामिन कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। उमैर भाई, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। वेल, पीएसएल का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ, बहुत सारी फॉरेन प्लेयर्स की हमें अवेलेबिलिटी नजर आई। कुछ थे जो टोटली अपनी नेशनल ड्यूटीज की वजह से जो जो थे वो अनअवेलेबल थे, और कुछ पार्शली अनअवेलेबल, मतलब है तो उनकी फिर रिप्लेसमेंट भी नहीं है। सबसे लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं उनको सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि हैरी ब्रुक्स जो हैं, जो पिछले साल लाहौर कलंदर्स के टॉप परफॉर्मर थे, फाइनल में उन्होंने हफीज के साथ मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर लाहौर को फाइनल जितवाया था, वो अनफॉर्चुनेटली टोटली अनअवेलेबल वो हो चुके हैं पीएसएल के लिए। एक इंग्लैंड की सीरीज है अभी पीएसएल के दौरान, तो वो उनको अलाउ नहीं कर रही कि वो कुछ मैचेस के लिए पीएसएल का हिस्सा बने। तो उमैर भाई, सबसे पहले हम फिर ऐसा ऐसा हम टीम्स पर हम आते हैं। हम सबसे पहले पेशावर को हम डिस्कस किए, हम करते हैं यहाँ पर। पहले ये स्पेसिफिकली क्योंकि ये बहुत बात हो रही है उसके ऊपर, हैरी ब्रुक्स का अनअवेलेबल होना, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब से वो पिछले साल लॉर्ड कलंदर्स के बाद वो जिस भी टीम की तरफ से खेले फ्रेंचाइज में और फिर उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। और अभी कल शायद उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपनी ओडीआई की भी उन्होंने मेडन आपकी बात थी टेस्ट में, और तो वो छाए में ऑलरेडी। तो ये कितना बड़ा ब्लो है ये हैरी ब्रुक का ना होना? देखिए, 2 चीज़ें हैं दामिन इसमें, डेफिनिटली इज़ अ टॉक ऑफ अ टाउन, और अच्छा हुआ कि आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट को छेड़ा। उसके बाद हम डेफिनिटली मूव ऑन टू टीम्स एनालिसिस स्टार्टिंग विद पेशावर। तो अब मैं सिर्फ इसमें कहूँगा कि 2 चीज़ें, एक कितना फ़र्क पड़ेगा डेफिनिटली हैरी ब्रूक जब वो नोन प्लेयर नहीं था लास्ट टाइम, अगर आप देखें तो बिग बैश में बुरी तरह फ्लॉप होके आ रहा था। उस वक़्त कोई उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस तरीके से उसने मैचेज़ आके विन किए हैं एट हिज़ ओन, मतलब जिस लेवल जब आप उस पास फाइनल की कर रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप मैच ले जाएँ, इस्लामाबाद के खिलाफ जिस तरीके से आउट हो गए थे और जिस तरीके से उसने सेंचुरी मारी है वहाँ पे जाके, जिस एग्जैक्टली। अग्रेसिव माइंडसेट के साथ उसने काउंटर अटैक किया, मतलब आई रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, क्योंकि अब यही माइंडसेट है जो कि टी20 पे सर्वाइव करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो इस वक़्त टोटली अनअवेलेबल हो गए हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं आइडिया था कि अगर अवेलेबल भी होते दामन, तो मेरे ख़्याल में हार्डली शायद 2 या 3 मैचेज़ के लिए एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें शायद प्लेऑफ्स के लिए हैरी ब्रूक मिल जाएँ।
क्योंकि ओबियसली इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा, जिस तरीके से आपने अभी बात की कि ओडीए, मतलब हैरी ब्रूक इज वन ऑफ दोज मेन नेम्स के एक साल में मतलब फ्रॉम नथिंग टू हीरो बनाए वो एक बंदा। और आप देखेंगे जिस तरीके से कंसिस्टेंसी उसकी परफॉर्मेंस में रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी है कि उसका मतलब कोई सा भी फॉर्मेट खेलता है वो अपने अपने जैसे कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ खेलता है। वो बहुत कम मतलब इस वक्त 30-20 सेकंड में हर वो पावर हिटिंग की बात करते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से वो क्लासिकल शॉट एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ अनऑर्थोडॉक्सी भी लेके आता है, 360 भी कुछ वो खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा एक हार्डनिंग टू है। ओडीएम में भी अभी स्टार्ट करके 80 शायद उमर किया भाई, है उन्होंने। सॉरी टू इंटरप्ट, ये इसके साथ हैरी ब्रूक के साथ साथ लाहौर कलंदर्स के एक और हाई प्रोफाइल प्लेयर राशिद खान, उनकी भी पार्शल अवेलेबिलिटी है, उनको सैम बिलिंग्स के साथ उनको रिप्लेस किया गया है, तो इसके बारे में भी जरा ऐड कर दिएगा। जी बिल्कुल जामिन, बिल्कुल मैं उस पर ही आने लगा था, आपने ऐड कर दिया इसमें। लेकिन राशिद खान तो मैक्सिमम 3 मैचेस के लिए सिर्फ जो है ना जो प्रोबेबली मिस करेंगे, क्योंकि उनकी एक शॉर्ट सीरीज है T20 की, जो कि आपने देखा होगा, आज अनाउंसमेंट भी हो गई है, वो कैप्टन जी हो गए बिल्कुल, अफगानिस्तान की टीम के यूएई के जी लिए। बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। आपको आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज होनी भी थी, क्योंकि जो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जब डंप किया है अफगानिस्तान को, तो उनको हैसल था कि कुछ ना कुछ उन्होंने अब करना है, उनको दिखाना है दुनिया को कि नहीं, हम जो है ना हमारी क्रिकेट को सपोर्ट किया जाए। और आई एम वेरी ग्लैड कि पाकिस्तान ने भी इसके अंदर जो है वो उसको इसमें हिस्सा डाला है कि आफ्टर पीएसएल हम उसमें भी खेलने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें राशिद का अवेलेबिलिटी तो आपको बताया 3 मैचेस के लिए, जबकि सैम बिलिंग्स बहुत बड़ा नाम है। आपने देखा होगा उनकी जो रिसेंट ट्वीट भी आई थी आफ्टर सिलेक्टेड इन द रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट। तो जो मेरी, क्योंकि ऑन एंड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी एनफ कि मेरी टीम मैनेजमेंट से बात होती रहती है लाहौर के, उनसे कि मेरी इसी चीज पे चल रही थी। आई एम श्योर कि हम अपने जो शोध करेंगे समीर राना साहब को, उनके साथ मजीद क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से भी हो जाएगी। ये जो एक रिवर्स पिक की गई है, जो छोड़ी गई है, उसकी वजह भी यही है कि कि जब मतलब ये कि हैरी ब्रूक ओबियसली जब राशिद वापस आ जाएंगे, तो सैम बिलिंग्स को हम फुली अवेलेबल करने के लिए, क्योंकि मेरी जो बात उनसे हुई वो यही सिनेरियो है कि एक सैम बिलिंग्स हम हैरी ब्रूक का जो डेंट है ओबियसली वो हमने पूरा करना है। जो कुशल मेंडिस अगर आप देखें तो वो सिर्फ 28 फरवरी तक के लिए अवेलेबल है, उसके बाद उनकी भी एक सीरीज है। तो कुशल मेंडिस इनिशियल कुछ मैचेस के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन फॉर द लॉन्गर पार्ट के लिए नहीं है। तो अगर आप देखें तो इस वक्त सैम बिलिंग एक ऐसा प्लेयर है जिनको जिनको हम समझ लें एक तरह से वो रिप्लेसमेंट है हैरी ब्रूक की इन द लॉन्गर रन ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो मेरे ख्याल में इन गिवन सर्कमस्टेंसेस गिवन अवेलेबल वेरी गुड सिलेक्शन, क्योंकि वो साथ में विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन देते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने भी अपनी गेम को काफी अप किया है, तो मेरे ख्याल में नो डाउट हैरी ब्रूक का एक वो पड़ेगा, क्योंकि पीएसएल में परफॉर्म किया हुआ है, उतना किया हुआ है। सैम बिलिंग आई एम श्योर के ही कुड एबल टू फिल दैट गैप एज वेल। चलें, ठीक हो गया। अदनान, ब्रीफली इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दो, फिर हम टीम्स के ऊपर हम फिर एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। यही राशिद खान और हैरी ब्रूक का सवाल हैरी ब्रूक के हवाले से और राशिद खान के हवाले से था। जी बिल्कुल, इनकी अनअवेलेबिलिटी बहुत बड़ा मतलब लो है लाहौर कलंदर्स के लिए, बिल्कुल। स्पेशली हैरी ब्रूक का जो था जिस तरह से उन्होंने रिटेन किया था, वो ऑलरेडी हमें ऐसा लग ही रहा था कि वो जिस तरह से रिटेन किया गया था सिल्वर कैटेगरी में, और जिस कैलिबर का वो प्लेयर है वो प्लेटिनियम डिजर्व करता है। और जिस तरह से वो तीनों फॉर्मेट में आप वो इंग्लैंड को आने वाले दिन में रिप्रेजेंट करेगा, और फ्यूचर में जो है वो टॉप के प्लेयर्स में आएगा जो तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे। तो इंग्लैंड के लिए वो खेलेगा, और अभी जिस तरह से आज उसने 50 भी किया, तो एक्सपेक्टेड यही था कि वो नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन उसकी कमी लाहौर कलंदर को बहुत ज्यादा महसूस होगी और मिस करेंगे उसे बहुत ज्यादा, क्योंकि उस कैलिबर का प्लेयर जो है अगर आपको मिल रहा है और आप उसे टूर्नामेंट के बीच में अगर वो जाता तो बहुत ज्यादा फिर मैनेजमेंट को और ज्यादा मुश्किलात होती। तो एक चले फायदा ये भी आप उस वे में पॉजिटिव वे में अगर सोचें तो ये भी हो सकता है कलंदर्स को कि शुरू से ही उन्हें पता चल गया कि वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर बाकी सैम बिलिंग्स को, जिस तरह से उमर भाई ने कहा है कि राशिद खान की जगह हमारी जो वो पिक खाली है अभी हमारी सप्लीमेंट्री में, उसमें एडजस्ट कर लेंगे, पूरा लंबा लेके जा सकते हैं उसे। तो सैम बिलिंग्स भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। उस तरह कुशल मेंडस जो हमने रिप्लेसमेंट के तौर पर लिए हैं, कुछ मैचेस वो खेलेंगे, कुछ मैचेस जो है हमारे सैम बिलिंग्स खेलेंगे। तो सारे वो जो हमने प्लेयर्स लिए हुए हैं, हर एक प्लेयर जो है, इस बार मैं समझता हूँ कि कलंदर्स के जो हमेशा ही फॉरनर होते थे, एक या दो हमारे पास अच्छे ऑप्शंस होते थे, लेकिन इस बार देखो सिकंदर रजा टॉप परफॉर्मर पिछले 1 साल से 2 साल से चला आ रहा है।
राशिद खान हमारे पास है, अभी कुशल मेंडिस है, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देता आ रहा है श्रीलंका के लिए, उसके लंका प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंसेस। और दूसरा यह है कि वो एशियन प्लेयर है, तो पाकिस्तानी कंडीशन से एडजस्ट होने में उससे उतनी मुश्किल नहीं होगी। उस तरह सैम बिलिंग्स देखें तो वो भी अच्छा प्लेयर है। तो सारे 5-6 जो हमारे पास फॉरनर हैं, उस टिम डेविड तो सॉरी डेविड वीजे, उनकी अगर बात करें तो एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि एस्टैब्लिश प्लेयर ना हो, तो सारे अच्छे प्लेयर हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम किसी को भी, इसी तरह लेम डॉसन है, वो भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग में खेला है, तो फॉरनर सारे अच्छे हैं। तो टाइम टू टाइम जो जो आता जाएगा जाता जाएगा, उस हिसाब से उतनी ज्यादा मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स को अनअवेलेबिलिटीज फॉरेन प्लेयर्स के पाले से जो है उसकी परेशानी होगी। राशिद खान भी 2 से 3 मैचेस ही ज्यादा मिस करेंगे स्टार्ट के। चलें, ठीक हो गया। हम अपनी फिर अब एनालिसिस शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पेशावर पहलवी से। मैं स्क्वाड में मैं लगा दूं जरा। उमर भाई, पेशावर पहलवी का ये मैंने स्क्वाड मैंने लगाया, तो इनकी अगर हम लोग अवेलेबिलिटीज की बात करें, मुजीब और रहमान जो है ये पार्शल है इनका, और इसके अलावा रोवन पावेल जो इनकी इनिशियल पिक थी, ये कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल है। इसकी रिप्लेसमेंट एक प्लेयर रिचर्ड क्लीसन, ये इनकी रिप्लेसमेंट है। तो ओवरऑल आप स्क्वाड को किस तरह आप देख रहे हैं? और एक और चीज, बहुत सारे फैंस को इस चीज की कंफ्यूजन है कि ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो ये रिजर्व जो एक स्लॉट रखा गया है, ये जरा आप जरा एक्सप्लेन कर दें आप। या टू बी वेरी फ्रैंक, पेशावर का जो रिवर्स का है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से पेशावर के जो किसी नुमाइंदे से हमारी वो एक हम 1-to-1 मीटिंग हो जाए, क्योंकि स्पेकुलेशंस हैं। ओबियसली मुझे एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं है कि वो रिवर्स पिक आया, क्योंकि कुछ लोग, मेरी जो दो चीज चल रही है, एक इनका कोई पीडीपी, आपको पता है इनका भी पीडीपी एक प्रोग्राम चलता है, वहां से कोई एक किसी को देखना चाह रहे हैं, या एक जो है ना फाइनलाइज 2-3 लड़कों के दरमियान में है। नहीं तो एक और भी चीज है कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई राजा बक्सा या कोई और की अगर अनअवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए कोई इस तरह का फुल फ्लेज, क्योंकि मसला क्या है कि आप देखें जैसे अब सैम बिलिंग्स को लिया गया है, तो अब आप काफी ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन होती है। लोगों ने मुझे कई ये डीएम भी किया कि यार व्हाई नॉट फिंच इस, मतलब ये पिक क्यों नहीं हुआ फिंच। तो असल में हम ये थोड़ा सा बता दें कि फिंच या कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अपनी लोअर कैटेगरी और अपनी जो सीलिंग होती है वो प्लाटिनियम ही रखती होती है। अब जो सप्लीमेंट्री की कैटेगरी होती है वो बेसिकली या तो हाफ अवेलेबल प्लाटिनियम होता है या डायमंड में होता है। तो कई दफा ये भी सिनेरियो देखा जाता है कि इनका कोई ऐसा प्लेयर जो कि अनअवेलेबल हो सकता है या ना हो जाए, या क्योंकि अब कुछ सीरीज हमारा आईसीसी प्लान आपको पता है इंडिया और हो जाती है। जैसे आपको याद होगा कि जब सारे खिलाड़ी आ गए थे एक वक्त, अफगानिस्तान ने तब सीरीज रख दी थी जब कुछ पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो है ना, इसलिए भी चीजें थोड़ी सी, क्योंकि टीम्स को अवेलेबल पता होता है, क्योंकि टीम्स की जो मैनेजर्स हैं, इनके जो खिलाड़ियों के मैनेजर्स हैं, ये डायरेक्ट राब्ते में होते हैं कि कुछ सीरीज जो है ना कोई प्लान हो भी रही होती है तो इनको पता होता है। तो मे बी कुड भी पॉसिबल या तो पीडीबी का एक रूमर चल रही है, या फिर ये कि इनमें से कोई और एक प्लेयर जो है शायद कुछ मैचेस के लिए अनअवेलेबल हो जाए, जिसके लिए वो एक पिक करके एक थ्रू आउट, फिर एक जैसे लाहौर ने एक किया सैम्पल के लिए, उसको प्रॉपर वो लेके चले। मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं बाबर आजम से। बल्कि उससे पहले भी मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट करें, आई एम श्योर अदनान भी इसमें ऐड करेगा कि यार हमें एक चीज में पेशावर को ग्रेड देना चाहिएगा कि जिस तरीके से जो ब्रांड बिल्डिंग पेशावर करता है, अब ऑल मेरे ख्याल में तमाम टीम जो है ना वो बहुत अलग 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 उनसे बहुत डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है इस तरीके से। और जो पेशावर का जो एंथम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कोई भी बंदा चाहे वो किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहा हो, मेरे ख्याल में वो पेशावर के एंथम का वेट जरूर करता है। तो इस वक्त जिस तरीके से वो नॉटी बॉयज के बारे में वो जिस तरीके से आ रही है कि वो जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल का स्कोप लेके आ रहे हैं अपने इस एंथम में, वो बड़ा एक्साइटमेंट है। जिस तरीके से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो हर प्लेयर की करते हैं, वो बड़ा एक जिसे कहते हैं हार्टिंग टू सी है। तो मेरे ख्याल में हमें एक रूस टू पेशावर जल्मी एंड ऑल देयर टीम मैनेजमेंट एंड देयर थॉट प्रोसेस की, जिस तरीके से वो मर्चेंडाइज को यूज करते हैं, जिस तरीके से वो अपने साथ लोगों को जेलन करते हैं, बहुत जिसे कहते हैं कि मुझे हमेशा से ही पसंद है इनकी। तो इसमें हम मामले में वो और एनहांसमेंट करते जा रहे हैं। आई एम श्योर कि बाकी टीम्स को भी इनसे थोड़ा सा मतलब वो लेके, खास तौर पे स्पेसिफिक में नाम लूंगा कराची की, जो कि ऑलमोस्ट ऑल द
अदर साइड ऑफ द पॉइंट पे चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वीक उनकी हमें नजर आती है। तो इस मामले में थोड़ा सा इस चीज को वो देखें। जो सबसे बड़ा नाम है मेरे ख्याल में बाबर आजम। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का आना एक बहुत बड़ा इनके लिए वो है। और बाबर आजम के बाद कैप्टन भी बन गए हैं लास्ट टाइम, अगर आप देखें तो वहाब रियाज को फाइनली बड़े अरसे बाद अब उनकी कैप्टनसी उनको मतलब नहीं होगा, और वहाब एक बाबर आजम नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल में अदनान इसमें थोड़ा सा अगर ऐड करें कि जी बाबर आजम को किस तरह देख रहे हैं पेशावर जलमी इन येलो कलर्स में, क्योंकि आपको पता है पेशावर जलमी हमेशा से वो फ्रेंचाइज रही है, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। जी अदनान, ये इ- इसी में मैं भी जरा अपना ये आप ऐड कर दूं। वेल, हम लोगों ने ये देखा है कि अब जो न्यूज जो आ रही है जो मीडिया में कि कामरान अकमल जो है, जो बेसिकली पेशावर जेलमी का वो पार्ट रहा है वो सीजन 1 से। तो इस बार जो न्यूज आ रही है कि शायद उनको कोचिंग का कोई रोल उनको रोल रोल दे दिया दिया जाए। जाएगा। और सिंस आप आज बात है नाउ, मेरा पॉइंट तो मेरा पॉइंट ये है कि कामरान अकमल रिसेंटली बहुत बाबर आजम के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मतलब एक तरह से उसके खिलाफ बात वो करता रहा है। और वहाब रियाज ने भी उसके बारे में कहीं ना कहीं उसके खिलाफ उसकी कैप्टनसी को टॉन्ट्स किए। तो डोंट यू थिंक ये एक पोटेंशियल लाइक कोई टिप एक क्रिएट कर सकता है, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं इसकी वजह से टीम के माहौल लोग वगैरह को अगर बात करें। अदनान से पूछ रहे हो? जी अदनान से हाँ पूछ रहा यार, हूँ। जामिन, कामरान अकमल जो है आज, ये पिछले 2-3 दिन से ही बात चल रही है कि उसको कोच बनाएंगे। और जैसे से बात कर रहे हो कि वहाब रियाज ने भी टीवी पे बैठ के जो है वो उसकी कैप्टनसी के ऊपर बात किया। तो टीवी पे बैठ के सभी बात करते हैं यार, जब टीम से बाहर होते हैं और टीवी वालों से पैसे लेते हैं ना बात करने के, तो जब वो बात नहीं करेंगे, टीआरपी नहीं बनेगी, तो उन्हें कोई लेगा दोबारा फिर वापस। तो वो सारा टीआरपी का चक्कर होता है। और जाहिर सी बात है, बाबर के खिलाफ बात करेंगे तो और ज्यादा वो चलेगी बात। तो साथ ही बंदा भी उसके बैठा हुआ था जो आमिर था, तो फिर वो हवा जैसी लग जाए, बंदा वैसी बातें करना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद यही है कि आज जब 2 दिन से हम सुन रहे थे कि कामरान अकमल को दोबारा जो है वो चांस मिलेगा कोचिंग का, तो आज उसकी वो मैंने देखी है 2-3 ट्वीट्स देखी है कि कामरान अकमल के वो बयान उसके बाबर के हक में। तो वो जब आ जाएगा टीम के अंदर तो वो सारे माहौल खुद ही सेट हो जाते हैं। तो जब इकट्ठे काम करेंगे दोबारा तो वो जितनी भी बातें होती हैं ना वो पुरानी, वो बस यूट्यूब और टीवी तक ही रहती हैं बस। बाकी फिर वो इकट्ठे ही हो जाएंगे। और अगर सीरियस नोट पे बात करें तो कामरान अकमल से बहुत ज्यादा सीख सकता है बाबर आजम। अब बहुत से लोग कहेंगे कि कामरान अकमल से क्या सीख सकता है, कामरान अकमल कहा, बाबर आजम कहा, ये लोग कहेंगे। लेकिन जिस तरह से वो डोमिनेट करता रहा पीएसएल के अंदर, स्पिनर्स को कट लगाता था, और अभी शॉट्स जो स्पिनर्स के अगेंस्ट वो खेल सकता है, वो शॉट्स अभी भी बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं खेल सकता। तो अगर वो कट शॉट और 1-2 शॉट्स भी बाबर आजम अपने वो स्किल्स में ऐड कर ले कामरान अकमल से सीख के, तो किसी से भी बंदा सीख सकता है, किसी छोटे प्लेयर से भी बड़ा प्लेयर कुछ भी सीख सकता है। तो बाबर आजम के लिए मैं समझता हूँ कि और अच्छी बात है कि चले कामरान अकमल से पहले जिस तरह के भी मामला हैं, कामरान अकमल जैसी बात करता रहे, लेकिन जब एक टीम के अंदर होंगे दोनों तो वो फिर एज अ टीम ही सोचेंगे। हम वो पुरानी बातों को लेकर नहीं चल सकते। वो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स जानते हैं कि वो आगे चलकर उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करना है। उमेर भाई, पेशावर टेलमी के हम अगर स्क्वाड को देखें, स्पेशली जिन प्लेयर्स के ऊपर फैंस की भी नजर है इस बार, वो एक तो साइम अयूब भी है। हम लोगों ने सबने देखा है इसने डोमेस्टिक में इसने बहुत इसने इम्प्रेसिव अभी परफॉर्मेंस दी है। और हारिस भी है, मुजीब भी है। तो काफी एक्साइटिंग प्लेयर्स इनके इनके पास हैं। अब मुझे जो ये मुझे देखने में आ रहा है कि साइम अयूब और हारिस में से अब देखना ये होगा कि ये इन दोनों को प्लेइंग 11 में
किस तरीके से ये एडजस्ट करता है, बिकॉज हारिस तो खेलेगा ही खेलेगा, बिकॉज वो हमारा कीपर है, तो वो पेशावर का। अब साइम अयूब को अयूब को बिठाकर भी रखना, ये भी अनफेयर ये होगा, बिकॉज जिस तरीके से इसकी अभी इसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस रही है, तो उसको बिठाना इसको बनता भी है भी नहीं है। तो क्या कहेंगे ओवरऑल उसके ऊपर? यार बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि उसको बिठाना इतना आसान नहीं होगा, खासतौर पे जिस तरीके से वो परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहा है। मेरे ख्याल में जो नेशनल T20 में जो आप देखिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था, फिर इसके बाद पाकिस्तान कप में फिर आप देखें मेरे ख्याल में थर्ड नंबर पे आया था, और जो उसकी स्ट्राइक रेट है बहुत इंप्रेसिव। मुझे तो वो याद आता है, वो जो उसने नो लुक सिक्स मारा था, वो उसने देखा भी नहीं था पीछे जो फ्लिक करके, मतलब वो अगर आप देखें तो जिस तरीके से उसने अपने क्वेटा के डेब्यू के बाद जिस तरीके से उसने अपने आप को इम्प्रूवमेंट की है, जिस तरीके से उसने गेम अवेयरनेस चेंज की है। और अब अगर आप नोट करें हारिस, हम मोहम्मद हारिस को भी हम कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान का जो है स्काई एक 360 डिग्री एक प्लेयर हमें नजर आता है। इस तरीके से सैम अयूब के पास भी जो बहुत ज्यादा ऑप्शन आ गए हैं नजर आते हैं, खासतौर पे उस लड़के में जो मेन चीज मुझे लगती है, जो एक फियरलेस बैटिंग अप्रोच है, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बैटर्स में मिसिंग है। तो वो चीज, और मैं एक बात बता दूं, आई एम श्योर अदनान और आप लोग दोनों एग्री करोगे, बहुत अरसे बाद हमें आज इस दफा ये वो पीएसएल देखने को मिलेगा जहां पे बॉलर से ज्यादा हमें नजर आ रहा है कि बैट्समैन जो है ना ज्यादा एंटरटेनिंग है, ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हसीबुल्ला भी मुझे नजर आते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी बड़े बिल्कुल। जैसे कहते हैं अग्रेसिव है, उनके उनकी भी बात करेंगे। तो और भी बहुत सारे बैट्समैन है मेरे इरफानुल्लाह ख्याल में। नियाजी भी हैं दूसरी। जी जी, वो कह रहा हूँ बहुत सारे, मतलब इसमें अगर हमें पहले से आइडिया है कि जो जिनके ऊपर लोगों की नजरें हैं बैट्समैन लोगों पर, और यही बहुत अच्छी बात है कि हमें इस वक्त एक ऐसे, और ज्यादातर बैट्समैन वो हैं जो कि फियरलेस माइंड ऑफ अप्रोच के साथ, अगर आप देखें शावेज के ऊपर अगर आप देखें, वो भी एक बड़े एक अच्छा टैलेंट निकल के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि ये पीएसएल पहले से थोड़ा सा हमें डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि मैं हर दफा हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वो मिट्टी ऐसी है कि हमें बॉलर जरूर मिलते हैं, लेकिन अगर लेकिन इसमें कोई क्वालिटी बैट्समैन वो भी बैट्समैन नहीं फियरलेस मिल माइंड के पाते। साथ मिले ज्यादा। जी, हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ। तो हाँ मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि हम लोग थोड़ा सा तरतीब से चले अदनान, कि प्लाटिनियम में खासतौर पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी ब्लॉक बास्टर जो ट्रेड हुई है, जिसके बारे में आप शायद बात नहीं करने, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उसके बारे में बात करें, कि जो बाबर आजम आए और साथ में हैदर अली और शोएब मलिक जो है जी कराची में किंग में गए हैं, तो वो वहां से स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है ना लोगों को उसमें इंटरेस्ट बने, कि वहां से फिर लेके चलते हैं आगे। जी, मैं ये इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, बाबर आजम का कराची ने जो उसकी ट्रेड की है वो काफी सरप्राइजिंग थी, बिकॉज बाबर आजम अभी वर्ल्ड क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है, आई मीन हर जगह उसका हम्म। नाम चल रहा है। अभी रिसेंटली उसने अवार्ड भी उसने जीते बेस्ट बैट्समैन के। तो मैं कहूंगा इट वाज अ स्टूपिड डिसीजन टू ट्रेड बाबर विद पेशावर, बिकॉज ये जिस कैलिबर का प्लेयर है, आप इस ऐसे कैलिबर के प्लेयर को आप मतलब के जाने नहीं देते, आप किसी न किसी तरह कोशिश करते हो कि आप उनके पास रिटेन करें। अभी अभी रिसेंटली मैंने वसीम अकरम का भी इंटरव्यू देखा, जो जो कराची के जो प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन, उ, 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 उनका बस यही कहना था कि उन्होंने खुलकर तो नहीं इस बारे में बात की कि क्यों इसकी ट्रेड की गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये ट्रेड वगैरह बहुत नॉर्मल है। तो और हैदर का कराची में जाना, और वो भी प्लेटिनियम में, ये बड़ा स्टेडियम में। ये बड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बिकॉज हैदर अली नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी रिसेंटली उसकी कोई इतनी परफॉर्मेंसेस खास नहीं है। हम पाकिस्तान टीम की भी देखें, उसने कोई ऐसा कोई परफॉर्म ही नहीं किया, तो किस बेसिस पर उसको प्लेटिनियम में उसको लाया गया, ये मेरे लिए बड़ी मतलब ये बहुत सरप्राइज था। एंड शोएब मलिक का मैं समझता हूँ कि देखिए, शोएब मलिक का उस दिन हैदर अजहर का भी, उमर भाई हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, आपको याद होगा, उनका ये कहना था कि ऑल ओल्ड बॉयज हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड इन पीएसएल। Agreed, हम totally हम agree. शोएब मलिक की अभी दो के एज इनकी अब हो गई है, ये 40 टच कर चुके हैं, बट इनकी अभी रिसेंट हम परफॉर्मेंसेस इनकी देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो इम्प्रेसिव आई है वो। Very impressive. कहीं ना कहीं अपना जो है एक्सपीरियंस वो लेकर वो आएंगे, जो कि बहुत फायदेमंद होगा कराची को। जी जी अदनान।
खास तौर पे अदनान बिल्कुल उस पे इसमें कर लेना, मैं कह रहा हूँ खास तौर पे शोएब मलिक जिस नंबर में बैटिंग करते हैं और जिस लिहाज से वो टेल के साथ फिनिश करते हैं, वो एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके जाते हैं। तो इस पे अदनान बिल्कुल इसमें ऐड करना बिल्कुल। अच्छा, मेरी जो इस पे सोचा, जामिर ने कहा है कि कराची का जो स्टूपिड जो है ये फैसला था कि बाबर को जाने दिया, लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने खोया कुछ नहीं। उन्होंने 2 प्लेयर्स लिए और अच्छे प्लेयर्स लिए, कम अज कम दोनों मिलके तो बाबर जैसा परफॉर्म कर सकते हैं ना, शायद ज्यादा भी परफॉर्म कर दें। और उसने तो निकलना निकलना था ही, इस टीम से जाना ही था, वो ड्राफ्ट में चला जाता। अगर वो ड्राफ्ट में भेज देते, ट्रेड ना करते कराची वाले, तो फिर ज्यादा स्टूपिड डिसीजन था, क्योंकि ड्राफ्ट से शायद उन्हें कोई अच्छे फिर ऑप्शंस ना मिलते लोकल के। उन्होंने बाबर को ट्रेड करके, मैं समझता हूँ कि उसने तो जाना तो था, पिछले सीजन भी ये बातें चल रही थी कि वो जाएगा, इस सीजन तो जाना तय था, जिस तरह से ARY पे उसके खिलाफ बातें हुई और जो भी प्लेयर्स थे उसके खिलाफ बातें करते रहे, माद वसीम हो गए, आमिर हो गए, सारी जो वसीम अकरम भी बातें करते। अब तो वो जाहिर सी बात है सारी चीजों को घुमाएंगे, लेकिन वो उसका जाना तय था। लेकिन उसके जाने के बाद जिस तरह से फिर दूसरे हैदर अली को और शोएब मलिक को लिया, 2 प्लेयर्स को लिया है, तो वो दोनों भी प्लेयर्स जो हैं वो टॉप के प्लेयर्स हैं। और परफॉर्मेंसेस जैसा कि मलिक की रही है रिसेंट पास्ट में, आल दो उसकी एज काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन परफॉर्मेंसेस उसकी बहुत अच्छी हैं। और दूसरा जो पॉइंट अभी उमर भाई ने कहा है कि वो जिस नंबर पे खेलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि कराची किंग्स की टीम टॉप से रन तो कर रही थी, बाबर आजम कर रहे थे, शर्जील खान रन कर रहे थे, और या कोई और भी फॉरनर उनके पास होता था तो टॉप से रन आते थे। लेकिन शोएब मलिक के जाने के बाद इनको मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, लास्ट पे जो आखिरी ओवर्स थे उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं इन्होंने, और मैच इनसे फिनिश नहीं हो पा रहे थे। तो मलिक के आने से वो मलिक अगर खुद फिनिश ना भी करे, लेकिन वो लेके चलेगा प्लेयर्स को। और दूसरा जो हैदर पे बात हो रही थी, हैदर जो है वो प्लेटिनियम में गए हैं, सरप्राइजिंग है प्लेटिनियम में गए हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो प्लेयर्स जब उनको कैटेगरी हाई मिलती है ना, तो वो उनको उसको मीट करने के लिए अपने आप के साथ चैलेंज करते हैं कि लोग जो कह रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट जाके मैं परफॉर्मेंसेस दूं और मैं उसको साबित करूं कि मैं वाकई प्लेटिनियम का हूं। और हैदर में ये कैपेबिलिटी है कि अगर वो परफॉर्मेंसेस देगा PSL में, शोएब मलिक जिस तरह से उस टीम में मौजूद है, तो उम्मीद यही है कि हैदर अली जो प्लेटिनियम कैटेगरी में गया है, वो प्लेटिनियम लेवल की जो परफॉर्मेंसेस है वो देगा भी। अच्छा, उमेर भाई, राजा, जी, राजा पक्सा के ऊपर मैं बस आ रहा था। ये ये भी बहुत एक्साइटिंग, मतलब इनकी पेशावर की, ये मतलब टैलेंटेड बैट्समैन है ये मतलब लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैटर हैं ये। तो टॉप ऑर्डर में ये बहुत काम आ सकते हैं। और स्पेशली टॉम कैडमोर का, ओमेर भाई, इसकी ये ये भी अभी रिसेंटली बहुत इसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। इंग्लिश प्लेयर्स मैंने ये नोट किया है, जितने भी होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक काउंटी की हमने देखा है PSL में, अगर वो छा जाते हैं वो बिल्कुल ही। और हम लोगों ने बयान भाई इससे भी बात जब हमारी हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि इंग्लैंड की जो व्हाइट बॉल टीम का जो जो सक्सेस है, वो यही है कि 2014 से उन्होंने हर लीग का NOC अपने प्लेयर्स को देना शुरू कर दिया कि वो दुनिया भर में जाकर लीग्स खेलते हैं। तो इसी वजह से फिर जब वो इंग्लैंड से वो खेलते हैं, तो फिर उनको उस कंडीशंस का फिर उनको अंदाजा हो जाता है, तो फिर उसी उसी तरीके से उनकी अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अच्छा, आई नो कि अदनान राजा बक्सा को बहुत हाईली रेट करता है, ऑब्वियसली मैं भी इसको समझता हूँ कि वो बहुत एक क्वालिटी प्लेयर है, नो डाउट अबाउट दैट। मगर स्टिल आई हैव अ बिट काइंड ऑफ रिजर्वेशंस के राजा बक्सा प्लैटिनियम लेवल में, क्योंकि अगर आप देखें अब रीसेंट परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें इसकी, तो कोई इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं कि वो नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज अ प्रॉब्लम फॉर राजा जी, बक्सा इज ऑलवेज। मेरे भाई, इसकी T20s में मैं अगर इसकी बात करूं, T20 नेशनल में इसकी 25 की एवरेज है इसकी। एवरेज और है जी, और मतलब 350 है। 135। जी, हाँ जी, 135 350 है सर। 137 कोई इसका स्ट्राइक रेट आ रहा है। जी, अब अगर आप देखें तो जो एशिया कप में जो इसने इनिंग खेली थी उससे पहले
राजापक्सा को नो डाउट क्वालिटी प्लेयर जरूर मानते थे, मगर जैसे कहते हैं कि ह्यूज कमोडिटी नहीं मानते थे। तो वहां से बेसिकली इसको ये लाइमलाइट ज्यादा इनको मिली है। और मेरे ख्याल में उसके बाद भी अगर आप देखें तो एक या दो इनिंग के अलावा मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी जो है ना उनके पास परफॉर्मेंस में नहीं रही। तो आई एम होप्सो कि पेशावर के लिए ये कोई अच्छा परफॉर्म करे। तो ऑब्वियसली नो डाउट टैलेंट है, क्वालिटी ऑफ जब ये शॉट्स खेलते हैं बहुत खूबसूरत है, स्पिनर पे बड़ा अच्छा खेलते हैं, फास्ट पे, लेकिन एट टाइम थोड़ा सा ज्यादा जो, क्योंकि पाकिस्तान में ना पेस थोड़ा हाई पेस पीएसएल में मिलता है। अगर आप नोट करें तो थोड़ा सा वहां पे चीजें आगे जो है ना देखनी पड़ती है कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अलबत्ता जो एशिया कप में जिस तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन वही वाली बात है कि वो यूएई में था, वहां पे पिचेस थोड़ी डिफरेंट होती हैं, यहाँ थोड़ी पिचेस आपको डिफरेंट मिलती हैं, स्लो भी मिलती हैं। कई दफा पिंडी की जो है बहुत बैटिंग विकेट मिलती है, कई दफा थोड़ी फास्ट विकेट के भी बाउंस पे भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि राजापक्सा एक अच्छी चॉइस है, लेकिन प्लाटिनियम कैटेगरी के में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। अलबत्ता जो रोमन पावल है उनसे खैर मुझे कोई इतराज नहीं, वो जिस तरीके से क्वालिटी प्लेयर है, जिस तरीके से उनका एक स्ट्राइक रेट है, मुझे मेरे ख्याल में ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि सिक्स सेटिंग पावर जो इनके पास रखते हैं। मेरे ख्याल में अपनी करियर में इन्होंने कोई 186 छक्के मारे हैं और 134 चौके मारे हैं। तो ये शोज करता है कि वो किस लेवल पे इनकी हिटिंग पावर है। और ये मतलब जैसे कहते हैं कि बड़ा बॉलर को मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर एक मसल पावर प्ले जो हाई एंड कोऑर्डिनेशन वाला प्लेयर होता है, अगर उसको थोड़ा सा आगे भी गिरा हुआ बॉल मिलता है, जब कई दफा आपने देखा हो यॉर्कर के लिए बॉलर जाते हैं और थोड़ा सा कहीं उनको जो मिस कर जाते हैं, तो वो बॉलर आराम से छक्का मार सकता है। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा डेडली डेंजरस प्लेयर है। तो मेरे ख्याल में जो प्लाटिनियम कैटेगरी इनकी बहुत सॉलिड है। थोड़ा सा वो राजापक्सा का मेरी नजर में वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब देखना है कि परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर परफॉर्म कर लिया, वही बात है कि जब डंक हमारे पास सिल्वर में थे लेकिन उन्होंने प्लाटिनियम लेवल परफॉर्म कर गए थे, तो ये देखना है कि किस तरह चलते हैं। चले ये पेशावर के ऊपर ये लास्ट ये पॉइंट मैं लेता हूँ अदनान का, इसके ऊपर फिर हम इसके बाद और टीम के बढ़ जाएंगे। अदनान जल्दी से ये सर आप अपना बताना है कि जिमी नीशम भी इन्होंने लिया है। नाउ जिमी नीशम भी पहली बार पीएसएल में आ रहे हैं, हम लोगों ने देखा है एक हैंडी बॉलर भी है और बहुत अच्छे बैट्समैन भी है ये डाउन दी ऑर्डर। एंड उधर फोर्ट भी जो है वो भी पेशावर के आते हैं पिछले सीजन से, इनकी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी आई है बीच में, हम आकर मिडिल ऑर्डर में अच्छी आपको पावर हिटिंग का एक एडवांटेज आपको दे देते हैं। तो उसके ऊपर जरा बताइएगा। हाँ बिल्कुल यार, जिमी नीशम जिस तरह कैलिबर का प्लेयर है, जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंसेस न्यूजीलैंड के लिए रही है, क्रूशल मैचेस में उसने अच्छे रन्स किए हैं, अच्छे बॉलिंग करता है। तो जिस तरह से इनके पास अगर बॉलिंग देखें तो उस तरह से ऑप्शंस इनके पास मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर्स नजर नहीं है। वहाब रियाज के अलावा देखें तो बाकी इनके पास सलमान इरशाद है, आमिर जमाल है, अरशद इकबाल है, तो सारे उस तरह से एक्सपीरियंस्ड नहीं है। तो जिमी नीशम के आने से और जो है एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी इनके पास होगा और इनको आगे भी और ज्यादा फायदा होगा। टाइम ज्यादा नहीं लूंगा इसके ऊपर क्योंकि टाइम हमारा कम हो रहा है, तो आगे आप एंड कर सकते हो। अच्छा, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना इनकी जो इमर्जिंग पिक है उनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो ओबियसली जो बहुत सारे लोगों को जो बड़े बड़े नाम के बारे में तो आइडिया होता है, लेकिन इमर्जिंग पिक्स के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। ये हसीबुल्ला और सुफियान मुकीम। तो सुफियान मुकीम है बेसिकली पीडीपी के इनके जो प्लेयर हैं, मेरे ख्याल में लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और इनकी अपनी डोमेस्टिक मतलब इनके अपने जो सर्कल में इन्होंने पिक किया है इनको। ऑब्वियसली बैटिंग में तो नहीं, लेकिन बॉलिंग में इनकी काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग है। इन्होंने मेरे ख्याल में एक जो टूर्नामेंट को खिलाया गया उसमें शायद 9 विकेट इन्होंने ली हैं। तो एक गुड प्रोस्पेक्ट है, लेकिन वही वाली बात है कि इमर्जिंग में है, क्योंकि देखने है कि वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तो हम लोग पेशावर का स्क्वाड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उमर भाई आप पेशावर का जो के जो पीडीपी के जो प्लेयर्स थे, आप बेसिकली आप उनके ऊपर आप मतलब वो बात कर रहे थे, तो आप मैं चाहूंगा आप उस साइड से आप कंटिन्यू करें। जी सलामकुम। अच्छा, वो एक्चुअली मैंने सुफियान मुकीम का तो आपको बता दिया था कि इनका पीडीपी प्लेयर है और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और जो इनकी आपस में लीग होती 9 मैचेस उन्होंने दिए थे, तकरीबन इसमें 12 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो जो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो तो हसीबुल्ला जो है विकेट कीपर बैट्समैन। और आई वुड एक्सपेक्ट के क्योंकि लाहौर को एक चाहिए था विकेट कीपर, में भी लाहौर हसीबुल्ला की तरफ जा सकती है।
लेकिन वो शावेद की तरफ गए। हसीबुल्लाह अनदर वेरी गुड ऑप्शन इन विकेट कीपिंग, क्योंकि जिस तरीके से ये टैलेंटेड हैं, जिस तरीके से इन्होंने वो एक सेंचुरी भी मारी थी। उसके बाद अंडर 19 के प्रोडक्ट हैं, आपको पता है सारों को कि अंडर 19 में खेलते हैं। इनकी जो है मैं उस दिन स्टैट्स देख रहा था कि 12 मैचों में इनका, जो पाकिस्तान कप में भी इनका 12 मैचों में तकरीबन कोई 530 इनका स्कोर था। मेरे ख्याल में 41 की एवरेज है, और तकरीबन 115 के करीब का स्ट्राइक रेट था इनका। तो मेरे ख्याल में एक क्योंकि जाहिर बात है अभी वो एमर्जिंग पिक है, लेकिन उस हिसाब से फिर भी एक अच्छी एक्साइटिंग पिक है मेरे ख्याल में। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और अगर हम इनकी और भी प्लेयर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में मैं वहाब रियाज का थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वहाब रियाज का अगर आप देखें वो ऑन एंड ऑफ रहे हैं, अब कैप्टन भी नहीं है। और थोड़ा सा वहाब रियाज के साथ ये मसला होता है कि हालांकि आप देखेंगे ऑन ओवर ऑन द होल अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट लीग्स का भी हिस्सा है, अभी बीपीएल में भी खेल के आज वो वहां से निकल आए हैं। बीच में ऑन एंड ऑफ अच्छी उन्होंने स्पेलिंग भी की है, लेकिन कई दफा वो मार भी उनको पड़ जाती है। लेकिन वो जब मार पड़ती है तो मार ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, लेकिन जो अच्छे स्पेल्स हैं वो हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक अगर आप देखें पीएसएल में तो भाई वो वन ऑफ द लेजेंड है, जिस तरीके से उनकी हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स हैं और उन्होंने प्रूवन है। लेकिन अगर आप लास्ट में पीएसएल देखें तो आपको याद होगा कराची लेग में एक विकेट भी नहीं इनको मिली थी, और काफी बिल्कुल स्ट्रगल किया था इन्होंने। तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज के लिए एक एक तरफ से कमबैक कह लें, एक तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये वो है कि उन्होंने अपने आप को, क्योंकि एज अ सीनियर प्रो उन्होंने दिखाना है कि आप किस तरीके से, क्योंकि अगर आप देखें तो अब वो कैप्टन नहीं है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा वो कैप्टनसी की जो जिम्मेदारी है, जो प्रेशर होता है वो नहीं होगा। अब उनको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो जैसे कि अभी अदनान बात करके गए कि जो वीकेस्ट स्पॉट नजर आता है पेशावर जमीन की, वो कहीं ना कहीं उनकी एक बॉलिंग फैक्टर है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हसन अली और वहाब रियाज इन टैंडम एट देयर पीक बॉलिंग किया करते थे, तो पेशावर जलमी जो है ना वो पकड़ा नहीं जाता था। पेशावर जलमी ने उनको अगर आप देखें तो वो अपना वो गोल्डन डेज थे उनके। लेकिन अब आप देखें तो उस तरीके से हमें बॉलिंग में वो काट नजर नहीं आती है। इस तरह से अगर दूसरी ब्रांच दूसरी जो है उनसे मुकाबला किया जाए टीम्स के साथ, इनके पास अरशद इकबाल मैं कहूंगा एक बड़ी अच्छी एडिशन है। मैं आई एम रियली शॉक्ड एंड आई एम रियली सरप्राइज कि व्हाई डोंट कराची रिटेन अरशद इकबाल। हालांकि अरशद इकबाल विद ऑलवेज बिल्कुल बीन अ गुड परफॉर्मर फ्रॉम देम, a very decent pace, very decent with a new ball, and very decent at the end of the inning also. So I'm really surprised to see कि why Arshad Iqbal is not retained by Karachi after 2 years back। तो मेरे ख्याल में अरशद इकबाल इनके पास उन्होंने पिक किए। फिर आमिर जमाल के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आमिर जमाल ने जिस तरीके से वो, आपने देखा होगा कि वो भी पाकिस्तान में इनको मौका मिला था चांस, और आखिरी ओवर उन्होंने डिफेंड किया था। तो मेरे ख्याल में ऑलराउंडर है, एस्पेक्ट लेके आते हैं, डिसेंट पेस है। मेरे ख्याल में यॉर्कर बड़े अच्छे, वाइड यॉर्कर बड़े अच्छे करते हैं। तो साथ में सलमान जी इरशाद सलमान इज वेरी कीन। ये मैं जी जी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये बेसिकली लाहौर कलंदर्स की पीडीपी का ये प्रोडक्ट है। क्योंकि बाद में फिर पेशावर ने इनको पढ़ लिया, तो ये भी उमर भाई, ये लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए ये बड़ी ये खुशी की बात है कि उनकी पीडीपी का प्लेयर अब दूसरी फ्रेंचाइज माशाल्लाह। के पास भी जा रहा है माशाल्लाह। सर जी वो उमर तो भाई। जा रहा है, लेकिन अगर आप अभी देखें जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 150 पे बॉलिंग की है, सलमान इरशाद का ट्वीट भी आया है और उन्होंने कहा है, देखिए मैं आई ऑलवेज वांटेड, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी शर्ट के पीछे 150 लिखवाया था। वैसे एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह उमर आई एम। भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, ये उस दिन आप अगर पीपीएल की बात करें, अभी बहुत शिकायतें अभी आ रही हैं पीपीएल से कि जो स्पीड गन जो इनके जो इस्तेमाल हो रहे स्पीड। हैं, जी स्पीड गन जो इनके इस्तेमाल हो रहे हैं वो फॉल्टी हैं। तो स्पीड जो आ रही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ डीआरएस वगैरह कोई इशू चल रहा है, तो स्पीड उसमें मोस्ट प्रोबेबली एक्यूरेटली नहीं आ रही, मतलब सारी प्लेयर्स की। बिल्कुल ये बात तो खैर मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। आपको याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस करते हुए ये बात की थी, इवन के हैदर भाई ने भी बताई थी कि कहीं ना कहीं इनकी जो मेजरमेंट है, जो बॉलिंग की, वो मेरे ख्याल में डिफरेंट है, या फिर कोई जो है ना ऐसा सिनेरियो है कि थोड़ा सा इनकी जो है ना एक्स्ट्रा स्पीड निकल के आ रही है हर बॉलर की। इवन कि अगर आप देखो तो नसीम शाह 150 पे कंसिस्टेंट बॉल कर रहे हैं, जबकि उनकी एवरेज जो स्पीड है वो हम सबको पता है 140 टू 145 चलती है। तो ओबियसली वो एक डिबेटेबल है, लेकिन अगर आप देखें तो सलमान निशाद ने बहुत इम्प्रूव किया है, खासतौर पर अपने यॉर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है अपनी जो है ना, और उसी सेम एक्शन से वो स्लोअर बॉल भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में सलमान निशाद ने पिछले
पीएसएल के अंदर भी पेशावर की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस की, दैट्स व्हाई उन्होंने उनको रिटेन किया। अब ये देखेंगे पीडीबी के एक प्लेयर जो कि रिटेन किए गए पेशावर की तरफ से, तो दैट शोज कि उस प्लेयर ने अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके गया है। तो ये चीज बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में हारिस सोहेल को पिक किया गया जी है, जी, मैं जबकि इनके इसी पास के दानिश ऊपर आ रहा था। जी जी, जबकि दानिश अजीज भी इनके पास है, बाबर आजम भी इनके पास है, तो एक तरह के 3 प्लेयर टीम में रखने का आपको क्या लगता है कि क्या जवाब हो सकता है? उमर भाई, हारिस सोहेल का ऑब्वियसली इनकी जो पोटेंशियल है उसके ऊपर तो किसी को डाउट नहीं है, बट यहाँ हारिस सोहेल को पिक करना कोई सेंस नहीं बनता था, बिकॉज आपके पास और भी बेहतर ऑप्शन है। और जैसा हमने बाबर आजम का बताया, दानिश अजीज का बताया, तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया। डोंट यू थिंक, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक बिकॉज अहमद शहजाद वुड हैव बीन अ मच बेटर ऑप्शन इन प्लेस ऑफ हारिस सोहेल? आपके पास एक एक्स्ट्रा, आपके पास ओपनर आपके पास आ सकता था। आप उसको भले आप उसको पूरा टूर्नामेंट नहीं देखते, लेकिन क्योंकि अहमद शहजाद T20 के प्रूवन परफॉर्मर हैं, पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल चुके हैं और परफॉर्मेंस दिखाई इन्होंने बताया था। तो डोंट यू थिंक उसकी जगह अहमद को ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता? ये देखो, आपके पास सही है, लेकिन अगर आप एक बार थोड़ा सा गौर करो तो इनके पास ऑलरेडी 3 से 4 ओपनर्स तो मौजूद हैं। सैम अयूब आप देख लें, मोहम्मद हारिस को आप देख लें, जब उनको नीचे आना पड़ेगा, और ये दोनों बाबर आजम, ये तीनों ऐसी जगह हैं जो ओपनर्स हैं प्रॉपर, लेकिन इनमें से तीनों में से भी किसी एक को नीचे आना पड़ेगा, प्रोबेबली वो हारिस ही हो सकते हैं, क्योंकि हारिस नेशनल टीम में भी वन डाउन खेल खेल चुके हैं। जी बिल्कुल। तो अनदर जैसे कहते हैं ओपनर लेना मेरे ख्याल में डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन वही वाली बात है, अहमद शहजाद को पिक होना चाहिए था लेकिन नहीं हुए। अच्छा, हारिस सोहेल को लेने का 2 रीजन हो सकते हैं जो मुझे ध्यान में आता है, कि एक तो आप देखें कि कहीं ना कहीं बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग करनी पड़ती है। आपको याद होगा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लास्ट टाइम हुआ था इंजरीज के साथ, कि ऐसी इंजरीज की वो चक्रव्यूह में फंस गए थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि उनके पास 11 लड़के पूरे नहीं हो रहे थे। और आपको बिल्कुल। याद होगा ये रेहान भाई ने भी हमारे शो पे आके ये बताया था कि ये हमें एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, और हमें समझ नहीं आती थी कि अब कौन फिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखिए, बाकी टीम्स भी जो है उसी चैलेंज को देखती हैं। पहले लाहौर के साथ हुआ था, आपको याद होगा ये फैसल एग्जैक्टली। फॉर्मेस के बाद, फिर इस्लामाबाद के साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं बाकी टीम भी देखते हैं कि खुदा ना खास्ता कि कहीं उनकी तरफ भी ये चीज ना आ जाए। तो एटलीस्ट अब आउट करेंगे, अब जो टीम्स हैं वो बेंच के ऊपर भी फोकस करती हैं, क्योंकि वो एक सप्लीमेंट्री की 3rd और 4th पिक है। तो कहीं ना कहीं वो ये तो आइडिया है कि डायरेक्टली उम्मीद, मतलब ये लगता है कि शायद वो ऑटोमेटिकली 11 का हिस्सा तो नहीं बनेंगे हारिस सोहेल, लेकिन बीइंग अ बेंच पे आपको पास एक क्वालिटी प्लेयर आपके पास ऐसा हो जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो, फिर जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई में अभी आपने दिखाया है कि उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स बेहतर किए हैं और थोड़ा सा तेज खेलना शुरू हुए हैं। हाँ, स्टिल मैं अभी भी समझता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट बॉल के ऊपर थोड़ा स्ट्रगल स्टिल करते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा बॉडी का वेट या उनका बैट थोड़ा ट्विस्ट होता है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि हारिस सोहेल इज अ क्वालिटी प्लेयर। बाबर आजम, फर्ज करे अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, बाबर आजम अनफिट या कोई ऐसी चीज हो जाते हैं, या उनको रेस्ट देना पड़ता है चले कुछ मैचेस के लिए, तो एटलीस्ट हारिस सोहेल एक ऐसे प्लेयर है नीचे से आगे के वो उनकी कमी, क्योंकि अगर आप अभी और नोट करो शोएब मलिक के बाद कहीं ना कहीं एक स्टेबलाइज जो इनका मिडल ऑर्डर है वो मुझे नजर नहीं आता, जो मुझे लगता है कि इनके वीकेस्ट पॉइंट हो सकता है। कि अगर आप देखो तो रदरफोर्ड, ठीक है, सारे तेज खेलने वाले हैं, रोमन पावल भी वो तेज खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक शोएब मलिक इनको एक ठहराव देते थे नीचे आगे, कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग है। ठीक है, बाबर आजम जिस टीम में होता है हमें नजर आता है कि जी 10 से 15 ओवर तो बाबर आजम अकेला खेल ही लेगा, लेकिन स्टिल वही वाली बात है कि ऑन एनी गिवन डे एक अच्छी बॉल की बात होती है, अगर बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो कोई ना कोई इनका प्लेयर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि दानिश अजीज क्योंकि एक सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर थे, तो उनको उनकी जगह साथ में हारिस सोहेल को सिर्फ एज अ बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर रखा गया कि गॉड फॉरबिड अगर कोई इनको जरूरत हो तो इनकी टीम को इतना ज्यादा हिट ना पड़े। चले उमर भाई, ये लास्ट पेशावर के प्लेयर हैं, तो इसके ऊपर फिर इसको डिस्कस कर इसको वाइंड अप करते हैं। रिचर्ड क्लेसन है ये, इंग्लैंड के ये राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। 6 T20 इंटरनेशनल जो है ये खेल चुके हैं अभी इंग्लैंड की तरफ से। सो जरा मैं चाहूंगा आप जरा और जरा व्यूअर्स को बताएं इस बारे में, कि ये देखिए, लाइक ये इनके बारे में मैं चाहूंगा आप जरा बताएं।
देखिए वही चीज है कि बेसिकली आपको मैंने जैसे कि हमने एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनकी कि कहीं ना कहीं इनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ा सा इनका वीक स्पॉट है, एक्सपीरियंस बॉलिंग भी नहीं है, फिर पेसर भी नहीं है। और कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जब आप एनालाइज करते हैं टीम बैट्स की तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हमें एक एक बॉलिंग में एक आर्सेनल ऐड करना है। तो कहीं ना कहीं ये उसी सोच की वजह से आई एम रियली गुड टू सी, मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि पेशावर ने इस चीज को आइडेंटिफाई करके अपने आप को तैयार किया कि एक अच्छा एक टॉल लेफ्ट हैंड बॉलर जो है उनको उन्होंने ऐड किया है कि क्योंकि आपने देखेंगे वहाब रियाज अभी उस पेडिग्री के वाले से कोई उनका उस तरह से कोई जैसे कहते हैं कि पेयर नहीं है जैसे पहले हसन अली जिस अपनी पीक पे होते थे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि पेशावर आप देखें हमेशा से ये रही है कि एक एक अच्छी फास्ट बॉलिंग एक आर्सेनल हमेशा से रही है उनकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा थोड़ा सा मुझे उस वो चीज को वीक नजर आ रहा था, लेकिन उस चीज को कुछ कवर अप करने के लिए इस जो है ना रिचर्ड ग्रेसन को ऐड किया गया है इन देयर स्क्वाड। लेट्स होप के उनके लिए वो अच्छा करें। और वही चीज है कि जो इनकी स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली इनके पास पावर हिटर्स हैं, उनके पास बाबर आजम जैसा प्लेयर है जो कि स्टेबलाइज करता है चीजों को। उनके पास जिसे कहते हैं कि हाँ इनका एक जो है ना वीक पॉइंट में इसमें ये और भी ऐड करूंगा, आपने उस्मान कादर की बात नहीं की है। उस्मान कादर को जी आप जी। वैसे तो उस्मान कादर आपको याद होगा कि अनफिट वो सॉरी अनलकी रहे थे कि उनके बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए थे जबकि उन्होंने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की थी। लेकिन इन सारे अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि जो जितने भी ये बॉलर्स हैं अरशद इकबाल हो गए, सलमान इरशाद हो गए, वहाब रियाज हो गए, उस्मान कादिर हो गए, कि इनकी जो इकोनॉमी रेट है वो जरा हायर साइड रहती है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को भी सेम ही चैलेंजेस का सामना था कि कहीं ना कहीं वो मार ज्यादा पड़ रही थी उन्हें और इस वजह से वो डिफेंड कई दफा नहीं कर पाते थे, कई दफा उस तरह से चेज नहीं हो पाता था, लाहौर के खिलाफ चेज नहीं कर पाए थे जबकि इतनी हैवी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद। तो मेरे ख्याल में बैलेंस स्क्वाड होना बड़ा जरूरी है। तो इस दफा ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि चैलेंज इनको होगा कि इनके पास जो बॉलर हैं वो थोड़े हाई इकोनॉमी के बॉलर हैं और ये इनका एक काफी वीक पॉइंट हो जिनका इनका वीकेस्ट स्ट्रेंथ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है इनकी ना। चलें इसको फिर यहाँ फाइंड अप करते हैं। मैं उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही हम हमारे साथ अदनान भी था। तो आप दोनों का थैंक यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला। एंड तो गाइस, ये तो हमारा था पेशावर चेलनी के स्कोर के ऊपर एनालिसिस। हम आने वाले दिनों में हम जो है और टीम का भी और बाकी जो 5 टीम्स हैं उनके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। तो इजाजत चाहेंगे आपसे। एंड कीप सब्सक्राइबिंग क्रिकेट दीवाने यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।